तो इसको हम रिकॉर्ड पे ला देते हैं। ओके, सो पिछली बार की क्लास आप लोगों को सबको माइंड में होगी, उसको हल्का सा एक रिवीजन करेंगे। सोनू आवाज आ रही है ना? आवाज अपना हाथ हाथ उठा के बताओ सोनू। आ रही है आवाज। ओके डन। ओके सी, एक 5 मिनट के लिए क्लास को रिवाइज करेंगे। हमने पिछली क्लास में किया था मीनिंग ऑफ पर्सन इन इनकम टैक्स लॉ। इसमें हमने बात शुरू ऐसे की थी कि कल को जब हम अपना काम शुरू करेंगे तो कोई भी क्लाइंट हमारे पास आएगा, अपना कोई भी काम लेकर के आएगा, वो अकाउंटिंग का काम होगा, जीएसटी का होगा या इनकम टैक्स का होगा। तीनों कामों में से और चौथा कोई काम आएगा नहीं। अभी हमारे पास यही मेन चीज है, अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स। इन तीनों कामों के लिए कोई भी हमारे पास आएगा तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन क्या है। पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, एचयूएफ वगैरह हमने डिस्कस किया था। और मेन हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल है, सोल पार्टनरशिप है। हमने समझा था कि एक इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप में फर्म में क्या डिफरेंस है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल क्या होता है। मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये सब चीजें अच्छे से याद हैं जो हमने डिस्कस की थी। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है वो अपना हाथ रेज करके मेरे से अभी भी दोबारा पूछ सकता है। अगर पिछली क्लास से कोई क्वेरी या कोई किसी भी तरह का कोई दिमाग में कोई भूल गए हो या कुछ है, क्योंकि आने वाली सारी क्लासेस आगे जो भी हमारे लेक्चर होने हैं ना, वो सारे के सारे पिछली क्लास पे बेस्ड होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे समझने के लिए बैठे हैं, वैसे भी हम लोग बस ऐसे ही कुछ लेने के लिए तो बैठे नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ पल्ले ना पड़े तो मेरे को इमीडिएटली बताओ। ओके, हमने पार्टनरशिप फर्म की टाइप समझी थी पिछली बार कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड भी होती है, अनरजिस्टर्ड भी होती है। रजिस्टर्ड होती है तो एक एलएलपी होती है, और उसके अलावा एक ट्रेडिशनल तरीके से भी रजिस्टर्ड होती है जहाँ पे हम बाबू के ऑफिस में जा करके उसको रिश्वत वगैरह दे करके रजिस्टर करवाते हैं, जो कि आजकल के डेट में वो आउटडेटेड हो चुके हैं। सब लोग एलएलपी के थ्रू ऑनलाइन ही करवाते हैं। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि अनरजिस्टर्ड फर्म की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको कोई बैंक लोन नहीं देता है, उसका जीएसटी नंबर लेना मुश्किल है, उसको किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, उसको वहां पे उसको कोई टेंडर नहीं मिलेगा। तो अनरजिस्टर्ड फर्म की एज सच कोई वैल्यू नहीं होती है। ये हमने चीजें डिस्कस की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन करवाना चाहिए अपने क्लाइंट को या पार्टनरशिप फर्म। उन दोनों के डिफरेंसेस किए थे कि भैया पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है। पार्टनरशिप फर्म को फ्लैट 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और प्रोप्राइटरशिप को उस हिसाब से नहीं होता, उसको कंपैरेटिवली कम टैक्स आता है। वो कैसे कम आता है, ये सब चीजें हमारी अभी इनकम टैक्स की क्लासेस चलेंगी, हम उसमें करेंगे डिटेल में चीजें। फिर हमने ये कंपैरिजन एक किया, फर्म को रजिस्टर करवाएं ना करवाएं, वो सब चीजें हमने डिस्कस करी। फिर मैंने यहाँ पे ये एक स्लाइड आपके सामने आ रही होगी, स्लाइड में आपने देख रहे हो एक महाभारत का दुर्योधन आ रहा है जो नई महाभारत का है, और एक पुरानी महाभारत का दुर्योधन है। उसका कारण यही है कि हमने क्या लिखा है, वी शुड ओपन एलएलपी और अ नॉर्मल रजिस्टर्ड फर्म। मतलब पार्टनरशिप फर्म दो तरीके से रजिस्टर्ड होती है, एक एलएलपी और दूसरा नॉर्मल जो कि पुराना तरीका है। इसीलिए मैंने यहाँ पे नया दुर्योधन और पुराने दुर्योधन की फोटो लगा रखी है कि पुराना दुर्योधन हो गया, पुरानी महाभारत कोई नहीं देखता आजकल, सब नई महाभारत देखते हैं। तो नई जो एलएलपी पार्टनरशिप फर्म होती है आजकल वो ही रजिस्टर्ड होती है, जो कि ऑनलाइन होती है। ओके, उसके बाद हमारा जो आगे का कॉन्सेप्ट था कंपनी। हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म यानी कि जो जो पहले दो दिख रहे हैं हमने वो डिस्कस किए थे। तीसरा हमारा डिस्कस करना रह गया था, कंपनी। कंपनी आप लोगों ने अक्सर एक नाम सुना होगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, या मेहता एंड मेहता प्राइवेट लिमिटेड, या सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड। उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगा रहता है। आपको कुछ, हमने प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा सा समझा भी था। आई थिंक इनाम का इस पे सवाल आया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है। एक मिनट। इनाम का इस पे सवाल भी आया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मतलब है। जैसे
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है उसको लिमिट किया जाता है कि कल को अगर फर्म डूब जाती है तो फर्म की जो भी देनदारियां हैं वो पार्टनर्स के सिर पे नहीं पड़ेंगी। जितना पैसा फर्म के अकाउंट में पड़ा है या जो भी एसेट्स या जो भी फर्म की मलकियत है उसको बेच करके हमने जो पेमेंट करनी है। प्राइवेटली जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनली एसेट्स को, पर्सनली उनकी जो भी संपत्ति है उसको कोई भी छू नहीं सकता। वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी इनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ही ये है कि लाइबिलिटीज को लिमिट कर देना। अब हम ये देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक एलएलपी में क्या फर्क है और हमें किसमें ज्यादा बेनिफिट है, और लोग एलएलपी ना करवा करके प्राइवेट लिमिटेड क्यों करवाते हैं या प्राइवेट लिमिटेड ना करवा के एलएलपी क्यों करवाते हैं। आप लोग जब प्रैक्टिस में आओगे, जब आप लोग फर्म वगैरह बनानी शुरू कर दोगे, आप किसी की प्रोप्राइटरशिप फर्म बना रहे होगे, किसी की आप पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बना रहे होगे, तो किसी की आप कंपनी भी फॉर्म करवाओगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी शायद आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती कैसे है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ऑनलाइन बनती है। ये सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे, ये बनेगी कैसे। बस इसके प्रोसेस थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन है। आप अपने घर में बैठ करके हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन अपने क्लाइंट की करवा सकते हो। अब हम ये जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस है क्या। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैं इसको स्लाइड को पढ़ूंगा जो सामने है, फिर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे। We should open a LLP और a प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो पूछता है कि भाई मैं ना ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरे पास 5-7 ट्रक है, मेरे साथ 2-3 पार्टनर वगैरह भी हैं, बताओ मैं एलएलपी ओपन करूँ कि मैं कंपनी बना करके जाऊँ, मैं क्या करूँ। अब आपने जवाब देना है 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकम टैक्स उसका कहाँ बचेगा, जीएसटी उसको कहाँ बचेगा, उसकी मार्केट में इमेज एलएलपी की ज्यादा होती है कि प्राइवेट लिमिटेड की ज्यादा होती है, ये सारी चीजें आती हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज हैविंग मोर रेपुटेशन इन द आईज ऑफ बैंक्स, सप्लायर, कस्टमर, एम्प्लॉइज, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रेपुटेशन एलएलपी के मुकाबले ज्यादा होती है। अब आप कहोगे कि रेपुटेशन से हमें क्या लेना देना, यार हमें बिजनेस करना है। रेपुटेशन से बिल्कुल लेना देना है सर। रेपुटेशन से इस तरह, एक मिनट, रेपुटेशन से हमें इस तरह लेना देना है कि आप मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है वो एक कंस्ट्रक्टर है, रोड कंस्ट्रक्टर है एग्जांपल के लिए, जो रोड्स बना रहा है या कोई भी इस तरह के छोटे मोटे काम भी कर रहा है, कोई पार्क बना रहा है, कोई इस तरह का। उसने किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई टेंडर खोला, वहां पे उसने, ये कुछ लोग जुड़ रहे हैं तो मैं उनको एडमिट कर रहा हूँ इसलिए मैं पॉज हो जाता हूँ। तो कोई टेंडर खुला, अब टेंडर खुलने के बाद उसने उस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है कि जी मैं बनाऊंगा टेंडर। तो आई होप आप लोग सब समझते हैं कि टेंडर का क्या मतलब होता है। टेंडर में जैसे गवर्नमेंट ने निकाला कि आपने ये पार्क बनाना है, लाओ जी टेंडर लेके आओ कि कौन ये पार्क कितने रुपए में बना के देगा। इस केस में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, प्रोप्राइटर, जिसको भी अपने अपने काम का तजुर्बा होता है, वो सब वो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं और रेट बताते हैं, जी मैं 10 लाख में कर दूंगा, कोई बोलता है जी मैं 8 में कर दूंगा, कोई बोलता है जी मैं 15 में कर दूंगा। ये सारा टेंडरिंग का प्रोसेस होता है, ये आम चलता है, हर शहर हर कस्बे में चल रहा होता है। तो जब आप ऐसे किसी टेंडर में आपका क्लाइंट पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर वो क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा तो उस बंदे को टेंडर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ डील करना ज्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू एलएलपी। लेकिन सिर्फ एक ये ही क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसका फर्क पड़ता है। आप एक बैंक में जाइए, लोन लेना है आपको, एक कोई भी बैंक है, बड़े बैंक जैसे सरकारी बैंक में आपने अच्छे खासे लोन लेने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कोई भी बैंक एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप फर्म के मुकाबले लोन देना ज्यादा पसंद करता है। प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर मार्केट जो है एक ज्यादा ट्रस्ट समझती है कि हाँ ये एक अच्छी कंपनी है, बकायदा कंपनी है, तो ये कहीं भागेगी नहीं। ये एक फर्क पड़ता है, जब आप मार्केट में आएंगे इन चीजों का मालूम पड़ेगा।
और बहुत चीजें होती हैं। एम्प्लॉइज हैं, एक बंदे ने किसी कोई आईटी प्रोफेशनल है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी काम कर रही है, अब वो जो अपना प्रोप्राइटरशिप में काम करता रहेगा और उसको चाहिए एक्सपर्ट बंदे जो उसके नीचे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर। अब उसको अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए। अच्छे एम्प्लॉइज हमेशा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ना कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ। क्योंकि जो एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय को कल को होम लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड बनवाना है, कल को उसको गाड़ी का लोन लेना है, उसको बैंक हंस हंस के लोन दे देगा। जो एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, जो अपनी वो सैलरी स्लिप दिखाएगा ना बैंक में जाकर के, देखो जी ये मेरी सैलरी स्लिप है, मेरी कंपनी का नाम है सो एंड सो प्राइवेट लिमिटेड, बैंक बोलेगा हाँ जी ठीक है। लेकिन जैसे ही बैंक पूछेगा कहाँ काम करते हो, जी मैं वो लाला टाइप कंपनी है जी, प्रोपराइटर है जी, वो मालिक का नाम जी ये है। नहीं सर नहीं है, ऐसे नहीं है, हम ऐसे लोन नहीं। आप ये प्रैक्टिकलिटीज हैं, ये फैक्ट है। तो अच्छे एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड में जुड़ना पसंद करते हैं। इसीलिए आपके क्लाइंट, जैसे मैंने इमेज की बात की कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही एलएलपी के मुकाबले उसकी इमेज मार्केट में अच्छी है, उसको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बैंकों से लोन मिलना इजी है, उसको अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे। ठीक है? और इसके अलावा और भी दो चार चीजें हैं जो अभी समय नहीं है जो मैं आपसे डिस्कस करूं, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए इतना ही काफी है कि प्राइवेट लिमिटेड के ये सब जो तीन चार कारण मैंने बताए, उसकी वजह से प्राइवेट लिमिटेड की रेपो एक अच्छी मानी जाती है। पहली बात हमने की रेपो की। फिर हम बात करते हैं इनकम टैक्स रेट। ये एक बड़ा मैटर करता है। एलएलपी के ऊपर हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, फ्लैट इनकम टैक्स लगता है 30% के हिसाब से। अगर एक एलएलपी का नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए आया एक साल का मान लीजिए, तो फ्लैट 3 लाख रुपए टैक्स पड़ेगा 30% के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका टैक्स का रेट है 25%, 25%। तो प्राइवेट लिमिटेड का अगर नेट प्रॉफिट 10 लाख आएगा तो टैक्स कितना पड़ेगा, 2.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए बच गए आपके। ये मैंने एग्जांपल नहीं सिर्फ 10 लाख की, अब आप मान के चलो कंपनीज के प्रॉफिट करोड़ में होते हैं, तो वहां पे ये जो 5% है उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक सेकंड रीजन है कि व्हाई शुड वी नॉट गो विद द प्राइवेट लिमिटेड, कि हम क्यों ना प्राइवेट लिमिटेड के साथ जाएं। ये रीजन टैक्स। हम इसको आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग मोर रेपुटेशन इन द आईज ऑफ बैंक, सप्लायर, कस्टमर, एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये हमने हमने इसको डिस्कस किया। इनकम टैक्स इज चार्ज एट 25% ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एलएलपी पे 30% टैक्स। तो एलएलपी ज्यादा पे करता है। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने बोला एबीसी कंपनी का नाम है, तो उसके पीछे क्या नाम आएगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये नाम लगाना जरूरी है, मस्ट है। आपके ऊपर पेनल्टियां बढ़ जाएंगी। आपने अगर कोई कंपनी खोली, मान लीजिए कंपनी आपने खोली, एबीसी ले लेता हूँ सिंपल नाम, या से आपने कंपनी का नाम है सोहन लाल एंड कंपनी नाम रख दिया आपने, नेम बोर्ड, लेटर हेड, या अपने व्हाट इज इट, कोई भी आप जो आपकी मटेरियल होता है जिसपे कंपनी का नाम आता है, आपने उस पर सिर्फ सोहन लाल एंड कंपनी लिखवाया, आपने प्राइवेट लिमिटेड ना लिखवाया, आपको इसकी पेनल्टी है। तो पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना गवर्नमेंट की तरफ से मस्ट है अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे एलएलपी के केस में, अगर आपकी एलएलपी पार्टनरशिप फर्म है, मान लीजिए सोहन लाल ही नाम है, तो उस केस में सोहन लाल एंड कंपनी एलएलपी, ये तीन शब्द लगाने मस्ट हैं, आपको लगाने ही पड़ेंगे। ओके, इसमें आगे पॉइंट आता है ओनर्स आर कॉल्ड, यहाँ पे हैं हम, यहाँ पे हैं, ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर एंड कैन बिकम डायरेक्टर ऑफ कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको शेयर होल्डर बोला जाता है। पार्टनरशिप फर्म के जो मालिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हमने पिछली क्लास में ये चीज डिस्कस करी थी, एक पॉइंट भी किसी ने उठाया था कि वो ओनर होते हैं कि पार्टनर होते हैं, ऐसे कोई बात हुई थी। पार्टनरशिप फर्म के जो ओनर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पार्टनर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से क्या मतलब है, शेयर जो उस कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, तो इससे शब्द बना हुआ है शेयर होल्डर्स। शेयर मीन जैसे मेरा इसमें इतना शेयर है, इतना मेरा इसमें इतना हिस्सा है, तो उससे बना हुआ है शेयर होल्डर्स। ओके, आगे चलते हैं हम।
एम्प्लॉइज आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये बात हमने अभी डिस्कस कर ली कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एम्प्लॉइज ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं, क्योंकि उनको लोन क्रेडिट कार्ड मिलना ईजी हो जाता है। उनका जो रिज्यूम होता है, एक सीवी होता है किसी भी एम्प्लॉइज का, अगर उसके एम्प्लॉय में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आ रहा है कि हाँ भाई मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया हुआ है या मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो उसका जो रिज्यूम होता है वो भी थोड़ा भारी हो जाता है। ये बात तो शायद आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगी। ये बात मैंने आगे यही लिखी है कि बैंक गिव लोन टू एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मोर इजीली देन अ एलएलपी एम्प्लॉय। निशा, तो मैडम निशा, हाँ यार, खैर, शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इजीली। ये पॉइंट को अभी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये थोड़ा आगे का है, बाद में करेंगे, इसको आप इग्नोर कर दो। While applying to any government tender, a private limited company given preference। हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि गवर्नमेंट टेंडर में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, इसमें एक चीज ये जरूर है, जो लास्ट लाइन है, हाउएवर कंप्लायंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर मोर एज कंपेयर टू एलएलपी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम समझ लो ऊंचा जाते जाएंगे, एक मिनट, जैसे जैसे हम ऊंचे जाते जाते हैं ना, वैसे वैसे जो सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार खास तौर पे, उसकी ना आप लोगों के ऊपर ना निगाह बढ़ती जाती है, आप लोगों के ऊपर शिकंजा ना वो ज्यादा कसना जाती है, सरकार का इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ जाता है। सोल प्रोप्राइटर पे सरकार का कोई नजर नहीं रहती, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो परचून की दुकान है कि कपड़े की दुकान है, कोई कोई केमिस्ट है कि नहीं, सरकारें हार्डली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कितनी सेल हो रही है, बहुत रेयर है। जैसे ही आप एलएलपी बना लेते हो या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, सरकार का थोड़ा बहुत आपके ऊपर ध्यान आ जाता है, आप सरकार के हल्के हल्के दायरे में आ जाते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक कदम और ऊपर है, उसका सरकार उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहीं कोई झोल झाल तो नहीं कर रही, कहीं किसी लोगों का पैसा लेकर के कुछ गलत तो नहीं कर रही। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक चीज ये समझाता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 50 लोग भी शेयर होल्डर हो सकते हैं। शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं वो कौन सी कंपनियां होती हैं? वो कंपनियां होती है पब्लिकली लिस्टेड। लिमिटेड कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर की संख्या ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकती है। पब्लिक लिमिटेड में कोई लिमिट ही नहीं है। जो आप लोग शेयर मार्केट के बारे में सुनते हो ना, आज शेयर सेंसेक्स नीचे हो गया बढ़ गया, शेयर मार्केट में जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो सारी कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो होता क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी लोगों का पैसा लगा होता है, ओनर ओनर के अलावा, इसीलिए सरकार उसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल चाहती है कि कहीं कोई लोगों का पैसा लेके कहीं कोई भाग ना जाए। यही मेन कारण होता है कि प्राइवेट लिमिटेड के ना फिर कंप्लायंस बहुत ज्यादा रहते हैं। हर एक महीने 2 महीने बाद आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोई ना कोई रिटर्न सरकार को फाइल करना होता है। सरकार को मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्न करता है, आरओसी। इसकी जब हम इसको करेंगे ना आगे, कंपनियां रजिस्टर वगैरह कैसे होनी है, कौन सी वेबसाइट पे होनी है, मैंने आपको उस वेबसाइट पे लेके जाना है, मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखाऊंगा। तो कंपनियों का जो एक तरह से जो बॉस होता है वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहां पे कंपनियां रजिस्टर होती हैं। हमें जो कंप्लायंस करने हैं हर महीने 2 महीने में, जो लोग बोला कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिटर्न फाइल करनी होती है, बहुत तरह की रिटर्न होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वो सारी की सारी रिटर्न आरओसी डिपार्टमेंट में जाके जमा होती हैं, और हमें जाने के लिए कहीं फिजिकली कहीं नहीं जाना, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, कहीं नहीं जाना पड़ता। लेकिन कंप्लायंस बहुत रहते हैं, और अगर कंप्लायंस नहीं किए तो भाई साहब इसकी हैवी पेनल्टीज है, लोगों की पेनल्टीज लाखों में चली जाती है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड का काम बहुत ही ध्यान से करने वाला होता है। खैर, हमने ये चीजें डिस्कस करी, अब आगे चलते हैं।
पार्टनरशिप फर्म और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक डिफरेंस बनाया है मैंने, वो डिफरेंस डिस्कस करेंगे अभी हम। ऑल ओनर ऑफ द फर्म आर कॉल्ड पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म के केस में सभी ओनर पार्टनर कहलाते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में सभी पार्टनर शेयर, सभी ओनर शेयर होल्डर कहलाते हैं, पार्टनर नहीं कहलाते। हमने कर लिया ऑलरेडी इसको। पार्टनरशिप फर्म में कोई डायरेक्टर नहीं होता। आपने डायरेक्टर शब्द सुना होगा। डायरेक्टर शब्द सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आता है, पार्टनरशिप में नहीं आता। प्राइवेट लिमिटेड में दे रहा। सर इसका रीजन क्या है, डायरेक्टर शब्द उसमें नहीं आता है? देखिए, डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ही है। पार्टनर्स में कॉन्सेप्ट होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। मींस कंपनी को जो लोग रन करते हैं ना, वो डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर, और कंपनी को जो रन करते हैं, जो मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना कंपनी की, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऊपर कोई भी नहीं होता, मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन ओनर होते हैं शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग इंसान हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ओनर और पार्टनर सेम ही होते हैं। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ही चलाते हैं और वही ओनर होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ओनर होता है शेयर होल्डर और चलाता है डायरेक्टर। अगर कंपनी कल को कोई डिफॉल्ट करती है ना, किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल ऑफेंस करती है, कोई गलत काम करती है, कोई टैक्स की चोरी कुछ, तो कंपनी, तो जो सरकार है या जीएसटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो सीधा डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्शन लेता है, शेयर होल्डर के अगेंस्ट एक्शन नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म अगर एलएलपी कोई गलत काम करती है, मान लो कोई इनकम टैक्स चोरी करती है, जीएसटी चोरी करती है, या कोई भी और लीगल इलीगल काम करती है, तो उसमें पार्टनर को उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वही मालिक है, वही करता धरता है। कम प्राइवेट लिमिटेड के केस में डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, डायरेक्टर को उठा के लेके जाएंगे, शेयर होल्डर को कुछ नहीं करे। शेयर होल्डर को सिर्फ पैसा लगाया हुआ है, इसलिए उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। ओके, आगे चलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल बी सेपरेटली। ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि जब मैं अगर एक पार्टनरशिप फर्म बना लेता हूं और मेरी पार्टनरशिप फर्म में अगर 2 पार्टनर हैं, तो मेरी टोटल कितनी रिटर्नें जाएंगी, कितनी जाएंगी सुनील जी, कितनी जाएंगी? 3 जाएंगी। अर्जुन जी, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, एक जाएगी सर, जो पार्टनरशिप ऑनर के जो होगी एक ही जाएगी। नहीं, कितनी रिटर्न जाएंगी पार्टनरशिप फर्म के केस में? दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, कितनी रिटर्न जाएंगी इनकम टैक्स की? एक ही जाएगी जी, जो पार्टनरशिप ऑनर की तरफ से जो बनाया होगा। ओनर तो पार्टनर की जाए, तो पार्टनर 2 ओनर है ना अर्जुन जी, दो तो ओनर है। रिटर्न कितने की जाएगी अर्जुन? आप ना मेरी पिछली क्लास का यार यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ, उसको दोबारा जाना यार, इम्पोर्टेंट है ये चीजें। देखा था जी, देखा जी मैंने। हाँ, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हो अभी। मैं समझता हूँ पिछली क्लास आपने क्योंकि अटेंड नहीं करी थी क्लास, आपने सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखी है। जितने अटेंड कर रही है ये सारे सही जवाब दे रहे हैं। इनाम कितनी रिटर्न जाएंगी सर? 3 जाएंगी, दोनों पार्टनर्स की और एक फर्म की। सर अर्जुन जी, सुन लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, 3 सर। सॉरी, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। 3 जाएंगी, एक पार्टनरशिप फर्म की जाएगी और दोनों पार्टनर्स की जाएगी, क्योंकि मैंने क्लियर किया था पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ये दोनों अलग अलग लोग हैं। पार्टनर की अलग जाएगी, पार्टनरशिप फर्म अलग है। ये दोनों अलग अलग, 2 अलग लीगल एंटिटीज हैं। एक पार्टनर की जाएगी, एक दूसरे पार्टनर की जाएगी, और एक तीसरी पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का पैन ही अलग होता है, उसका करंट अकाउंट भी अलग होता है। पार्टनरशिप फर्म ऑल टुगेदर अपने अपने पार्टनर से अलग है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा पैन ऑफ पार्टनर, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फाइल सेपरेटली। वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड कंपनी विल बी फाइल्ड सेपरेटली। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर अलग है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। सबके अलग अलग पैन है, सबके अलग अलग रिटर्न फाइल होंगी। ठीक है,
पैन ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल बी सेपरेट। ये बात जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की उनको अच्छे से क्लियर है, आई एम श्योर। बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर शेयर होल्डर विल ऑलवेज बी सेपरेट। इनकम टैक्स की हमने अभी पीछे बात करी थी कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे इनकम टैक्स 25% लगता है और पार्टनरशिप फर्म पे 30% लगता है। फिर हमने 7वां पॉइंट में देखो मैंने वो शब्द लिखा हुआ है, जैसे भूषण स्टील का मैंने नाम लिया, भूषण स्टील पीछे शब्द आ रहा है LLP, ये लगाना जरूरी है। और अगर आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो ये शब्द लगाना जरूरी है। सर ये इसका कोई रीजन है LLP पे जो है टैक्स ज्यादा लगता है और प्राइवेट थोड़ा लिमिटेड पे कम लगता ऊंचा, मेरे को आवाज साफ आई मीन स्लो आ रही है बहुत। है? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे कोई रीजन है कि जो LLP है उस पर 30% टैक्स है, मतलब ज्यादा है एज कम्पेयर टू अपना देखो इसमें इनाम इसका प्राइवेट ये लिमिटेड कारण कंपनी? है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनको एक रियायत दे रखी है बस। पार्टनरशिप फर्म को एज सच बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देते वो लोग, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ना दायरा बहुत बड़ा होता है, उसमें एम्प्लॉयज ज्यादा होते हैं। पार्टनरशिप फर्म फिर भी, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, ले दे के 3-4 पार्टनर होते हैं बस, ठीक है, बाकी ओके उन्होंने सर। आगे अपने कुछ एम्प्लॉय। प्राइवेट लिमिटेड में मैंने बताया 200 तक तो शेयर होल्डर ही होते हैं, उसमें एम्प्लॉयज कितने होते हैं। आपने हमेशा नोट किया होगा कि जो भी बड़ी कंपनीज है वो हमेशा प्राइवेट लिमिटेड होती है, वो LLP नहीं होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड जी कंपनी का ना दायरा बहुत बड़ा होता है, वहां से सरकार को GST ज्यादा आता है, वहां से सरकार को इनकम टैक्स ज्यादा आता है। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना इनकम टैक्स होगा, जितनी ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा GST पे करेंगे, वहां पे एम्प्लॉयज ज्यादा काम करेंगे तो ESI PF वगैरह उन लोगों को सैलरी ज्यादा मिलेंगी। तो प्राइवेट लिमिटेड को बढ़ावा देने के लिए कि लोग LLP की जगह पर प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, इसीलिए एक तरह से ये एक उनको लालच दी हुई है कि उनका जो टैक्स का रेट है सरकार ने वो कम किया हुआ है। ऐसी बहुत सारी लालचें हैं जो हम आगे भी देखेंगे सरकार देती है, तब आएंगी ये चीजें कि आप कि क्यों सरकार ऐसे करती है, तब हम वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं पे भी सरकार किसी भी तरह का कंसेशन देती है ना, तो वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में उसको बढ़ावा देना, उसको आगे लेके जाना। ओके, अभी आगे है हमारे पास कि हाउ टू ओपन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। अनरजिस्टर्ड LLP कंपनी ये सब बनेंगी कैसे, प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे बनेगी? बताओ। सर उसके लिए तो कुछ Sole करने की owner. जरूरत ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे बनेगी? आपके पास, आप अपने ऑफिस में बैठे हो लैपटॉप के सामने, क्लाइंट आ गया, उसने जी इमिग्रेशन का काम करना है, एग्जाम्पल आ गया, 2 बंदे आ गए ऑफिस में आपके साथ में, उसका दोस्त यार आ गया, कोई भाई बंधु आ गया, सर मैं ना इमिग्रेशन का काम करना है, मेरी ना प्रोप्राइटरशिप फर्म या मेरी ना फर्म बना दो। उसको प्रोप्राइटरशिप वगैरह कुछ नहीं पता, उसको पता फर्म बोलना आता है इनको, सर मेरी ना फर्म बना दो। अब आपने आगे जब सवाल किया, आपको मालूम पता, उसने आगे से जवाब दिया, मान लो कि हाँ जी मेरे को अकेले कोई काम करना है, मेरी फर्म बना दो, थोड़ा खर्चा डाल दो, फर्म बनाना की खर्चा है, सुनो की कागज, आपको क्या क्या कागज चाहिए, क्या क्या खर्चा है मेरे को बता दो, मेरे को फर्म बनानी है, मैंने अकेले ने काम करना है। अब क्या करोगे बताओ, आपके आसपास कोई भी नहीं बैठा, आप अकेले, उसने सवाल कर दिया, अब आपने काम करना है, क्या करोगे? पिछली क्लास को थोड़ा बहुत याद करो। फर्म बनानी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई जा सकती है, पहले तो ये बताओ। सर उस दिन लास्ट क्लास में आपने यही बताया था, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है वो तो इंडिविजुअल कोई भी काम कर ले सर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रोप्राइटरशिप फर्म मैंने एक शब्द पिछली बार यूज किया था कि इंसान पैदा होता है ना, तो वो पैदा होते ही प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाती है, पैदा होता जी, हम सब प्रोप्राइटरशिप फर्म में फिलहाल, आप लोग बैठे हो आप भी इंडिविजुअल फर्म का में। पैन कार्ड ही चल जाता है, आपने बोला था। हाँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, हालांकि मार्केट में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब जैसे आपके ऑफिस में कोई आ गया बंदा, जी मेरे को फर्म बनानी है, अब उसको नहीं पता कि ऐसी कोई आपने उससे बस झाड़ने के लिए 10,000 का खर्चा आएगा, जी फर्म बना देता हूँ आपको, आपकी
आपका करंट अकाउंट भी खुल जाएगा जी, आपका सब हो जाएगा जी। 10,000 रुपये दे दो मेरे को, 5,000 एडवांस दे दो, 5,000 आपका काम होने के बाद हो जाएगा। वो झट से 5,000 रुपये आपको देगा और आपको थैंक यू हेलो बोल के चला जाएगा। सर कितने दिन में काम होगा, आप बोलोगे 1 हफ्ते बाद आ जाना। आपने वो 5,000 लिए अपने घर, आपने कुछ करना ही नहीं है, उसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं, करोगे क्या? उसका पैन कार्ड ले लोगे आप। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने में क्या करेंगे हम, अगर तो वो बंदा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उसकी करनी बनती होगी तो हम जीएसटी में रजिस्टर कर देंगे, जीएसटी के बेस पे उसका करंट अकाउंट आ जाएगा, उसकी फर्म बन गई, बस। प्रोप्राइटरशिप में डेट्स इट, यही काम, और कुछ काम नहीं है। लेकिन अगर उसने जीएसटी नंबर नहीं लेना, जरूरी तो नहीं है हर बंदे जिसने बिजनेस करना उसने जीएसटी नंबर लेना ही लेना, क्या ये जरूरी है? ऐसा जरूरी नहीं है। जब हमारी जीएसटी की क्लासेस शुरू होंगी ना, उसमें हम ये चीजें डिटेल में करेंगे कि किसको जीएसटी नंबर लेना है और किसको जीएसटी नंबर नहीं लेना। बिजनेस करने के लिए जीएसटी नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना जीएसटी के भी बिजनेस होते हैं। तो खैर अभी मान लो उस बंदे को जीएसटी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने फर्म ओपन करनी है, अब क्या करोगे? करंट अकाउंट खुलेगा ही नहीं उसका, क्योंकि बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कम से कम किसी एक सरकारी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चाहे पार्टनरशिप है कि प्रोप्राइटरशिप है कि कंपनी है, कोई मैटर नहीं। बैंक वाले बेवकूफ हैं, वो बिना किसी सरकारी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट के आपका करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना नहीं है और किसी भी तरह की कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन होते नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में मैं आपको बता दूं, एक सरकारी रजिस्ट्रेशन होती है, उसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत करवाया जाता है, ऑनलाइन होता है, 1 दिन का काम है। आपको ये काम करने में मात्र 20-25 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा, और आप इस काम का बड़े आराम से 2,000-3,000 चार्ज कर सकते हो और वो हंस के देके जाएंगे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो सर्टिफिकेट 1 दिन में आ जाता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे क्लाइंट का करंट अकाउंट खुल गया, बस उसकी फर्म ओपन हो गई। यही काम होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म का, मतलब यही होता है कि करंट अकाउंट खुल गया और वो रजिस्ट्रेशन आ गया। और अगर किसी क्लाइंट का जीएसटी नंबर लेना है, फिर ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ, जीएसटी के सर्टिफिकेट उसको दे दो, उसके बेस पे उसका बैंक में करंट अकाउंट खुल जाएगा। अब बस ये समझो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म खुलवाने से मतलब है कि करंट अकाउंट खुलवाना बैंक में, और बैंक में करंट अकाउंट खुलवाने के लिए उसको या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा दो, उसका काम हो गया। ठीक है जी, तो इसी तरह से होती है, और कुछ नहीं होता प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कर। अब आप देखो ना, अब इस समय आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म करने का ज्ञान इस समय आपके पास है। पहले आपको कुछ आता पता नहीं था कि फर्म कैसे ओपन होती है, अब मैंने बता दिया, और जो मैंने बताया इसके बाहर कुछ भी नहीं है, यही पूरी दुनिया है। प्रोप्राइटरशिप फर्म ऐसे ही ओपन होती है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं चले जाओ, और ऑनलाइन होती है, कहीं डिपार्टमेंट में आना जाना नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऑनलाइन कौन सी साइट पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे होने हैं, वो सब उसके लिए मैं बैठा हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। कोई तूफान नहीं है, 20-25 मिनट बस, दैट्स इट, इतना ही टाइम लगता है। मेरे ऑफिस में ये काम मेरा स्टाफ करता है, उनको मैंने सिखाया हुआ है, कोई आता है उनको मैं डॉक्यूमेंट आ जाते हैं वो खुद कर देते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़े इसको। सर हाँ जी, ये जो अपना करंट अकाउंट तो ऐसे भी खोल देते हैं बैंक वाले, मैंने अपना खुलवाया था, उसने कुछ नहीं मांगा, ऐसे खोल दिया उन्होंने। आपने कौन सा करंट अपने नाम से खुलवाया है? हाँ जी। हमें करंट अकाउंट ना, एक हमने डिस्कस किया था ट्रेड नेम और लीगल नेम, याद है? पिछली क्लास में नहीं हमने डिस्कस किया था, नहीं सोनू है। ने ये सवाल उठाया था, जिसमें मैंने बोला था कि हरीश भाटिया का पैन है और उसको नाम रखना है भाटिया मेडिकोस, केमिस्ट शॉप का, उसको भाटिया हाँ जी हाँ जी। मेडिकोस के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना है। अब भाटिया मेडिकोस का करंट अकाउंट कैसे खुलेगा, मुझे ये बताओ। जो फर्म है ना उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, वो भाटिया मेडिकोस है, वो हरीश भाटिया तो है नहीं। अब उसको हाँ सोल जी प्रोप्राइटरशिप फर्म के बेस पे करंट अकाउंट खुलवाना है, वो नाम चाहिए भाटिया मेडिकोस। हाँ जी। आप किसी बैंक में चले जाओ, नहीं खोलेंगे, आपने करंट अकाउंट अपने नाम से खुलवाया होगा।
अपने नाम जी से, जी जी ना अच्छा कि अपने किसी फर्म के नाम से। खोलेंगे फर्म के नहीं, नाम किस पे। बेस पे खोलेंगे? जो भाटिया मेडिकोज है वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे उसका, कौन सा डॉक्यूमेंट जी होगा जी जब जी कुछ होगा ही नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट क्या है? बिल्कुल या तो जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक। समझ गया? आपका सवाल बिल्कुल सही था, आई थिंक आपको आंसर भी मिल गया। ठीक है, सर फिर जी करंट जी जी अकाउंट ऐसे कैसे खुल गया जी? ऐसे खुल सकता है इंडिविजुअल के नाम पे करंट अकाउंट? और सर इस करंट अकाउंट खुलवाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखो सेविंग करंट के अकाउंट कंपैरिजन और में। सेविंग अकाउंट ये चीजें ना, हमने अपना हमारा बैंकिंग करके एक आएगा जहाँ पे हमने डिस्कस करनी है चीजें, लेकिन अभी पूछा तो मैं हल्का सा बता देता हूँ। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं, ये तो सुने होंगे आप लोगों ने। जी सर। सेविंग अकाउंट में ना ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे मान लो आपने अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया, उसमें महीने में 4 ट्रांजैक्शन हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई। लेकिन करंट अकाउंट में आप दिन भर में 500 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बैंक आपको अलाउ करेगा। सेविंग अकाउंट में बैंक आपको अलाउ नहीं करेगा। अभी आपको नहीं पता क्योंकि आपकी 500 ट्रांजैक्शन होती नहीं है। अभी आपके महीने भर में भी 10-15 ट्रांजैक्शन हो जाए या 20-25 ट्रांजैक्शन हो जाती होंगी ज्यादा से ज्यादा। कैश कभी 2000 कटवा लिया, 5,000 निकलवा लिया, 10,000 जमा कर लिया, 25,000 बैंक में सैलरी आ गई है, जो भी है 20-25-50 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। करंट अकाउंट में एक एक दिन में 500-500 एक हजार ट्रांजेक्शन होती है। सेविंग अकाउंट में वो नहीं कर, ये जो नाम है ना करंट, वो बना इसी से है। करंट जो चालू खाता, जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, चालू खाते को बोलते हैं इंग्लिश में करंट अकाउंट। ओके। और जो बिजनेसेस होते हैं उनके करंट अकाउंट होने जरूरी है, सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। और करंट अकाउंट हमेशा बिजनेस नेम से होते हैं। जैसे मैंने भाटिया मेडिकोज का नाम लिया, हरीश भाटिया के नाम से नहीं होगा, भाटिया मेडिकोज के नाम से ही होगा करंट अकाउंट, फर्म के नाम से ही होगा करंट अकाउंट। ओके, तो ये चीजें हैं। बाकी इसको हम और डिटेल में करेंगे डिस्कस, ये चीजें हमारी इनकम टैक्स में आएंगी, जीएसटी में भी आएंगी। मैं इसको पढ़ लूं जो हमने लिखा है। देयर इज नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन ओपन अ नॉर्मल करियाना स्टोर या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप, हाउएवर, हालांकि इफ ही वांट टू ओपन अ करंट अकाउंट इन अ बैंक इन द नेम ऑफ हिज फर्म, सुनील देखो इसमें क्या लिखा है, इन द नेम ऑफ हिज फर्म, then he will require a government registration document. For that you can register his firm under shop and establishment or under GST. On the basis of any of these two registration, bank will open current account in the name of proprietorship firm. Okay, firm. Once bank account open in firm name, that's it. मतलब बस खत्म, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज ओपन नाउ। ठीक है, जो हमने बोला एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। आगे है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ये आपके सामने ना आएंगे जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में काम करना शुरू करोगे ना, तब आपके सामने ऐसे केस आएंगे कि आपको पार्टनरशिप फर्म ओपन करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। वो कई क्लाइंट आके बोलते हैं, जैसे हमें अगर फर्म रजिस्टर करवाना है, एलएलपी रजिस्टर करवाना है, उसका 10-1 हज़ार का खर्चा होता है। सरकारी खर्चा नहीं होता, हमारी अपनी फीस होती है। सरकारी खर्चा तो हार्डली उसमें होता है कोई 1000-1500 का डेट से, बाकी 7-8 हज़ार हमारी फीस होती है। टोटल खर्चा हम 10,000 बोलते हैं। हर बंदे का अपने, कोई 8 बोल देगा, कोई 5 भी बोल देगा। 1000-1500 के ऊपर खर्चा नहीं है, लेकिन 8-10 हज़ार 12 हज़ार डिपेंड करता है, इस तरह से फीस है। तो वो लोग क्या बोलते हैं, सर 10,000 तो बहुत ज़्यादा फीस है, हमें ना अपनी फर्म रजिस्टर नहीं करवानी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनकी कंप्लायंस भी होती है, उनकी रिटर्न जाना, फलाना ढिमकाना, काफी फिर उसकी भी कॉस्ट आती है। वो कहते हैं जी हमें ना अपनी फर्म रजिस्टर नहीं करानी, आप ना हमारी पार्टनरशिप फर्म ना बिना रजिस्ट्रेशन के खोल दो। तो वो होती है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, जो हमें पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया है इसको। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म खुलती कैसे है? अब सवाल ये है, हमने ये तो समझ लिया था कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदा तो खैर कोई है ही नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन अब जब क्लाइंट बोलेगा कि यार मेरे को खोल दो आप पार्टनरशिप फर्म, मेरे को रजिस्टर नहीं करवानी है, तो आप उसको मना थोड़ी करोगे, खोल के तो दोगे आप, लेकिन अब खोलोगे कैसे? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म खोलना बहुत आसान है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में आपको कुछ नहीं करना, फर्म का एक पैन नंबर लेना पड़ता है। जैसे हम किसी भी एक इंडिविजुअल का पैन नंबर अप्लाई करते हैं ना, वैसे ही फर्म का पैन नंबर अप्लाई करना है।
फर्म का पैन नंबर आ गया, समझो फर्म खुल गई। आगे है एक दो स्टेप, लेकिन ये मेन स्टेप है। फर्म का पैन नंबर एक फॉर्म 49A होता है, वो हमने फिल किया। ये सब कहाँ फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके कहाँ भेजना है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी तो ऑनलाइन भी होना शुरू हो गया सब कुछ, ठीक है। तो आपने ये नहीं टेंशन डालनी कि यार हमें सर बता तो रहे हैं, लेकिन ये चीजें होंगी कैसे और कहाँ होंगी, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे होगी, ये तो पता ही नहीं। ये सब चीजें बताऊंगा आपको, वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। खैर अभी हम समझ लें यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैसे रजिस्टर होगी। देखो पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन नंबर चाहिए हमें, और पैन नंबर के लिए सबसे पहले पार्टनर्स की ना पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसको मैं हाँ अर्जुन बोलो। हाँ जी सर, वो अपना एफिडेविट पे बनती है आई थिंक कचहरियों में, कोर्ट में। हाँ बिल्कुल सही बोला आप, बिल्कुल सही बोला। पार्टनरशिप जो डीड होती है, जो एफिडेविट नहीं बोलते, वो स्टैम्प पेपर बोलते हैं। 100 रुपए का स्टैम्प सर पेपर। हाँ, स्टैम्प ये पेपर। आपने हाथ रेज किया है या हाथ पकड़ा है अर्जुन? मेरे को थोड़ा वो ये मैंने पकड़ा हुआ है सर, मैंने मुझे अपना लगा आपने ऐसे मोबाइल ना थोड़ा। फिंगर रेज की हुई है। ओके नहीं ठीक नहीं। है। तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, डीड बोल लो एग्रीमेंट बोल लो, एक ही बात है। तो जैसे कि अर्जुन ने बोला कि वो एफिडेविट होता है, कचहरी में मिलता है। हाँ वो एफिडेविट शब्द थोड़ा सा गलत है, स्टैम्प पेपर होता है। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। कचहरियों में हम सब ने धक्के खाए हुए हैं, किसी ने लाइसेंस बनवाने के लिए, तो किसी ने कोई आधार के लिए वहां गए होंगे, भगवान जाने। सब ने कचहरियों में धक्के जरूर खाए होते हैं। तो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर सब लोग समझते हैं मेरे हिसाब से। 100 रुपए का आपने नहीं लेके आना, अपने क्लाइंट को बोल दो सर मेरे को अपना 100 रुपए का एक स्टैम्प पेपर ला दो। स्टैम्प पेपर वो लेके आ गया। उसके बाद दोनों पार्टनर्स के पैन ले लो, पैन नंबर ले लो, उनके आधार ले लो। पैन नंबर पे उसका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होता है। आधार कार्ड पे उसका एड्रेस वगैरह होता है। बस हमें ये चीज चाहिए। ये डिटेल लेकर के पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक फॉर्मेट होता है जो मेरे पास अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, जहां से मर्जी ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टोक नहीं है। उसमें कुछ नहीं करना, 3-4 पेजों का वो वर्ड में बना होता है, उसमें आपने बस उनके नाम चेंज करने हैं। नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बस फर्म का नाम जो भी, उससे को पूछ लिया भैया देखो फर्म का नाम क्या रखना है, उसने वो बता दिया। स्टैम्प पेपर पे डीड बन गई। एक फॉर्म होता है 49A पैन नंबर अप्लाई करने के लिए, उसके साथ में उसको अटैच कर दिया और आगे सेंटर को दे दिया। कहाँ सेंटर को देना है, कैसे देना है, वो मैं बता दूंगा। 8 से 10 या 15 दिन में मैक्सिमम पैन नंबर आ जाएगा फर्म का। उसी एड्रेस पे आएगा जो आपने फर्म पे लिखा होगा। एड्रेस हम नॉर्मली क्लाइंट का लिखते होते हैं, क्लाइंट का जो भी एड्रेस है, ठीक है। पैन नंबर आ गया, क्लाइंट आपको बता देगा जी मेरा पैन नंबर आ गया। पैन नंबर आने के बाद आप पार्टनरशिप फर्म की फिर वही, या तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओगे या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में से कोई एक, जो भी क्लाइंट कह देगा। क्लाइंट बोल देगा मेरे को जीएसटी नहीं चाहिए, फिर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन करवाओ। पार्टनरशिप फर्म की भी ऑनलाइन होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की होती है, सब वैसी सेम है। 1 दिन 2 दिन में वो आ गया। अब उसके आपके पास क्या है, पार्टनरशिप फर्म का पैन आ गया, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना दिया, साथ में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट या जीएसटी का सर्टिफिकेट आ गया। बस ये डॉक्यूमेंट लेकर के उसको भेज दो उसके बैंक में। बैंक ने करंट अकाउंट खोल देना, खत्म, आपका काम कम। आप पार्टनरशिप, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का उसको 3,000 ले लो, 5,000 ले लो, आप पे डिपेंड करता है। बस इतना काम है और उसकी पार्टनरशिप फर्म बन गई। अब पार्टनरशिप फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न अलग से जाएगी, वो काम आप आगे करोगे, उसके आपको अलग से फीस आएगी। पार्टनर की रिटर्न फाइल करोगे, उसकी अलग फीस आएगी। ये तो आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन के पैसे लिए उसे 3,000, 4,000, 5,000, ये 4-5 हज़ार तक बड़े आराम से क्लाइंट इस काम का आपको दे जाता है। उसको लगता है कि पता नहीं ये कितना मेरी जो फर्म बना दी, मेरी जो वो क्या करती है, लेकिन बस यही काम है इसमें, वो इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान भर में अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ऐसे ही बनती है। अब आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म कैसे बनानी है मालूम पड़ चुका है, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनानी है आपको वो भी मालूम पड़ चुका है। किसी का कोई सवाल है तो बताओ, मैं जब तक थोड़ी चाय पीता हूँ। सर मेरा एक सवाल है, वो ये है कि सर जब वो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड है वो, तो उसको हमें वो करा, उसका ये सब कुछ पैन वगैरह लेने की जरूरत क्या है उसकी? देखो अभी मान लो दो भाई आपस में कोई काम शुरू करते हैं, दो भाई या दो दोस्त आपस में से कोई काम शुरू करते हैं। अब दोनों ने उसमें लीगली रहना है, लेकिन वो लोग उसको रजिस्टर नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। अब हम लोग उनको फोर्स नहीं कर सकते, हम उनको उसके बेनिफिट बता सकते हैं
कि आप रजिस्टर करवा लोगे तो आपको फायदा है, आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलने में आसानी रहेगी, आपको बैंक से फ्यूचर में लोन लेना है तो आसानी। कई बार पता है क्या होता है, क्लाइंट की ना बड़ी लिमिटेड सी रिक्वायरमेंट होती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसने फर्म खुलवानी है, तो वो बोलता है नहीं मेरे को रजिस्टर नहीं करवाना है, तो आप उस टाइम पे क्लाइंट को वापस थोड़ी मोड़ोगे, आप क्लाइंट का काम तो करोगे ही, आप उसकी फर्म को ऐसे ही अपना बिना बिना रजिस्टर किए बना दोगे। फर्म को बिना रजिस्टर किए भी बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बताया। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, वो साइट पे जाके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, वो हो जाती है, और कुछ नहीं। अनरजिस्टर्ड तो फर्म सर भी, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का जीएसटी नंबर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड फर्म का करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, अनरजिस्टर्ड फर्म अपना बिजनेस रन कर सकती है, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म का फायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि बैंक में जब आप जाओगे ना तो बैंक देखेगा कि फर्म अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसा नहीं कि बैंक बिल्कुल आपको देगा ही नहीं लोन या मना कर देगा, लेकिन इसके चांसेस बहुत पुअर हो जाते हैं। रजिस्टर्ड फर्म का एक इंप्रेशन होता है, उसका अनरजिस्टर्ड के मुकाबले बैंक उसको ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे उसके अलावा मैंने बताया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए, या और 100 तरह की चीजें आती हैं, जब आप प्रैक्टिकल आओगे ना तब आपको इस पर ज्यादा चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आपके जो कस्टमर्स हैं, कई मार्केट में ऐसा बहुत होता है कि कस्टमर जो आपने जिसको काम लेना है जिनसे, वो काम ही नहीं करेंगे अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के साथ, वो बोलेंगे यार हम तो रजिस्टर्ड बंदे के साथ ही काम करते हैं, कल को कोई प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट होगी, मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या कर लूंगा, तुम तो अनरजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। ये चीजें जब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, वो लोग अनरजिस्टर्ड नहीं रह सकेंगे, उनको खुद से ही आपके पास आएंगे, यार हमें ना फलाना सप्लायर में प्रॉब्लम आ रही है, या वो कस्टमर कह रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, या मेरी फर्म को ना रजिस्टर करो, उन लोगों को खुद अकल आ जाएगी 2-3 साल काम करने के बाद। लेकिन तो शुरू सर में उसमें ये चीज है कि सरकार को कोई एतराज नहीं होता कि आप अनरजिस्टर्ड सरकार को फर्म को ऐतराज होता है, सरकार को ऐतराज है, लेकिन सरकार इतनी ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं है कि कौन सी फर्म अनरजिस्टर्ड चल रही है। अगर ओके। सरकार को ऐतराज इतना हो तो उसका पैन नंबर इशू ना हो, समझे आप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर इशू करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर इशू करने से पहले क्या मांगता है, सिर्फ 2 चीजें, फॉर्म नंबर 49A जिसमें हम डिटेल भरते हैं, और साथ में पार्टनरशिप सर आवाज एग्रीमेंट। बहुत आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है सर, कहाँ से आ रही है ये? एक मिनट रुको, सर बच्चों की आवाज बहुत आ रही है सर। एक मिनट रुको। ओके, हाँ तो हम कहाँ थे। वही सरकार को ऐतराज आपने बोला सर, वो तो आ गया समझ सरकार में। को अगर तो ऐतराज हो, आवाज घर से आ रही है ठीक है ना, हम्म, सरकार को अगर ऐतराज हो तो वो फर्म का पैन नंबर ही ना इशू करे, पैन नंबर इशू नहीं करेगी तो फर्म बन सकती ही नहीं है, क्योंकि ना पैन नंबर होगा, पैन करंट अकाउंट बिना पैन के नहीं खुल सकता, पैन नंबर मस्ट है। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए पैन नंबर मस्ट है, तो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा, पैन नहीं होगा, करंट अकाउंट कहाँ से खुलेगा, फर्म ही नहीं ओपन हो सकती। लेकिन सरकार सिर्फ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे आपको पैन नंबर दे देती है, तो इसका मतलब सरकार को इस पे ऐसा कोई एतराज नहीं है, ठीक है। लेकिन एतराज होना चाहिए, हर फर्म जी जी। रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये अब सरकार की कमियां हैं, इसमें हम अभी क्यों डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा सर एक और है सर, ये जो स्टाम्प है, मिनिमम स्टाम्प पेपर, जो स्टाम्प पेपर होता है 50 रुपए का होता है सर, है ना? ये तो एक बात होगी, चलो दूसरी बात ये कि सर ये जो स्टाम्प पेपर है ये कितना का वैल्यूएबल है, अगर हम कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अदर देन दिस है ये, अगर कोई देखो डिस्प्यूट होता है स्टैम्प तो पेपर इसकी का वैल्यू है कॉन्सेप्ट कि पता नहीं है है? क्या है बेटा, स्टैम्प पेपर का कॉन्सेप्ट ना मैं तुम सबको ये क्लियर करता हूँ, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे किसी भी कानून में हम रेंट एग्रीमेंट करते हैं मान लो, जी ठीक है, रेंट एग्रीमेंट करते हैं वो भी स्टैम्प पेपर पे होता है। हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, आपस में दोनों पार्टनर ने कोई एग्रीमेंट कर लिया, या किसी भी तरह का हम कोई दस्तावेजी हम लिखत पढ़त करते हैं किसी के साथ भी, और हम स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं उनको, ठीक है। हमें उस टाइम पे नहीं पता होता कि हमें उस पर्टिकुलर काम के लिए सरकार को क्या पे करना है। स्टैम्प पेपर लेने से मतलब बस ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो, वो सरकार के पास रजिस्टर हो जाए, सरकार उसकी एक आपको फीस चार्ज करती है। स्टैम्प पेपर का सिर्फ यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। सरकार को अपना उस काम के लिए फीस लेना होता है
कि हम आपकी ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसको हम अपने रिकॉर्ड में लिख रहे हैं, तो हम फ्री में क्यों लिखें, हमें पैसे दो। तो स्टैम्प पेपर के माध्यम से हम सरकार को पैसा देते हैं, ये स्टैम्प पेपर का पैसा सरकार को जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे सवाल पे आए, मान लो रेंट एग्रीमेंट कर लिया, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट किया, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कर लिया, डिस्प्यूट हो गया, लैंडलॉर्ड कह रहा है जी खाली कर, वो कह रहा है खाली नहीं करता, लैंडलॉर्ड चला गया कोर्ट में, केस डाल दिया, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट लिखा हुआ, दोनों के साइन है कि 11 महीने में खाली कर दूंगा, वो नहीं खाली कर रहा। अब तो क्या होगा, मान लो उस पर फीस लगनी थी 1000 रुपये, ठीक है, मान लो 1000 रुपये का स्टैम्प पेपर यूज होना चाहिए था, उसने सिर्फ 100 रुपये का स्टैम्प पेपर यूज किया। अब क्या होगा, अब उसकी क्या, उसने जो केस डाला है वो केस उसका खारिज हो जाएगा। कोर्ट क्या बोलेगी, नहीं सर, भैया तुमने 900 रुपये फीस कम पे करी है, तुम्हारा केस खारिज खारिज हो जाएगा। नो, वो कहेंगे 900 रुपये भर दो और केस लगा दो। बस यही लॉजिक है, यही लॉजिक है, बिल्कुल सही पकड़ा। उस टाइम पे तुम्हारा केस एक्सेप्ट तब होगा जब तुम बकाया 900 रुपये पे कर दोगे, क्योंकि ओके 100 सर। रुपए के स्टैम्प पेपर पे तुमने लिखा पढ़त करी है, उसको नोटराइज करवाया, वो रजिस्टर है, इसका मतलब सरकार ने मान लिया कि तुम दोनों के बीच में कोई तो समझौता हुआ था। तुम ऐसे ही कोर्ट नहीं जी आए, जी। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे बीच में समझौता हुआ था कि तुमने 11 महीने का किया, हम मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारी ना तुमने फीस कम पे करी है, वो 900 रुपये पे कर दो प्लीज, फिर हम आगे सुनवाई करेंगे तुम्हारी, बस उसका केस एडमिट हो जाएगा। ये चीजें हैं। लेकिन अगर कोई लिखा पढ़त ही नहीं करी है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे भी नहीं करी है, कुछ नहीं करी, तो सरकार कोर्ट कैसे मानेगी कि तुम लोगों में आपस में कोई बात हुई है, कैसे मानेगी। जी तो ये चीज है, ये हर जगह चलती है, चाहे रेंट एग्रीमेंट हो के पार्टनरशिप हो के, हर जगह, ठीक ना। हमें उस ओके टाइम पे सर। कई जगहों पे सर हमें इसकी पता कोई होता है कि वैलिडिटी तो नहीं होती, इसकी कोई टाइम पीरियड तो नहीं होता, ये तो वैलिड ही होता है ना। स्टाम्प पेपर का कोई ऐसा तो नहीं कि इतने टाइम ही वैलिड है ये, हमने कोई एग्रीमेंट किया उसमें स्टैम्प कोई डेट पेपर नहीं की, लिखी। इसकी कोई वैलिडिटी, स्टैम्प पेपर के अंदर अगर कुछ लिखा गया है ना, तो उस लिखने की वैलिडिटी होती है। जी 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 जी। स्टैम्प पेपर की अपनी कोई वैलिडिटी नहीं होती कि वो जी वो ओ, टाइम बार्ड हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जो ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसकी सर कोई वैल्यू, कोई एक्सपायरी डेट? कौन सी रजिस्ट्रेशन? ये जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन है या नहीं फर्म की नहीं नहीं रजिस्ट्रेशन है, नहीं इसको नहीं रिव्यू नहीं भी कराना पड़ता है 1 मैं साल के बाद या मैं कुछ आपको टाइम एक के चीज बाद? बता देता हूँ, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है क्या। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हर स्टेट में है, हर स्टेट में अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ऑलमोस्ट सेम ही है। इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत हर एक दुकानदार को, हर एक शॉप को, आपके वहां पे अगर कोई नाई की दुकान है, आपके वहां पे कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा है, मैं बिल्कुल छोटे लेवल पे आ रहा हूँ, कोई परचून की दुकान है, कोई कुछ है, ये उन सब की ऑब्लिगेशन है, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ये मैंडेटरी है। लेकिन कोई करवाता नहीं है, क्यों? क्योंकि सरकार पूछती नहीं है। अगर सरकार डंडा कर दे, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वाले इंस्पेक्टर आके एक एक बंदे को पूछ ले, तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कहाँ है, चालान काटना उनका शुरू कर दें, आज एक एक बंदा वहां पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट इस समय सिर्फ करंट अकाउंट खोलने का एक औजार बन के रह गया है, और इसकी कुछ वैल्यू नहीं। लेकिन अगर मैं कानून की बात करूं, तो हर एक बंदा जो भी अपनी शॉप खोल के बैठा है, उसको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपना दुकान को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसका पैन, आधार, उसकी दुकान की फोटो, 2 फोटो लगती हैं, एक दुकान के अंदर की फोटो और एक दुकान की बाहर की फोटो, जहाँ पे बोर्ड नहीं लगे होते दुकान के कि सो एंड सो कंपनी, हाँ जी, हाँ जी। वो बोर्ड की फोटो और अंदर की फोटो, अंदर वो जो प्रोप्राइटर है वो बैठा हो, ये फोटो लगती है, पैन लगता है, आधार लगता है, दुकान का रेंट एग्रीमेंट, बिजली का बिल, ये सारी चीजें ऑनलाइन अपलोड होती हैं, और फिर जाके उसकी अप्रूवल आती है। तो आप समझ ठीक गए है, और ये शॉप, मतलब ये लाइफ टाइम रहता है ये पार्टनरशिप फर्म का, ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है? पार्टनरशिप फर्म का तो देखो लाइफ टाइम होता है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट को आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू, हाँ मैं वही कंफर्म करना चाहता था, शॉप रिन्यू एंड करवाना पड़ता है कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, करता? हाँ। उसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या चलता है कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट आपने करवाया किस लिए था? करंट अकाउंट के लिए। करंट अकाउंट खुल गया, बस सब बाढ़ में जाओ, फिर सब कोई नहीं देखता फिर रिन्यू करनी।
ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट का डेटा रखो संभाल के, उसको हर साल रिन्यू कराओगे तो एक अच्छी बात है। रिन्यू करवाना 5 मिनट का काम है, केवल 5 मिनट का ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो सर उसकी एक कितनी चीज फीस पूछना ले था सर। अपना? बोलिए। उसकी कितनी फीस लें सर, रिन्यू 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 की? रिन्यू की आप 1000 ले लो, 1500 ले लो, अपने क्लाइंट को समझ करके आपने लेना है। बहुत ज्यादा भी मत चार्ज करना, क्योंकि क्लाइंट आजकल बेवकूफ नहीं होते हैं, एक की जगह दूसरी जगह फोन करके पूछ लेगा। आपने बोल दिया 1500, दूसरा बंदा बोल देगा 1000, तो बोलेगा यार तुम से ज्यादा ले रहे हो। तो लिमिट में हमेशा फीस वगैरह ध्यान से ही, जो मार्केट का रेट चल रहे होते हैं उसके मुताबिक ही हमें 100-200 कम ही एक्चुअल charge में करना कितनी फीस होती है सर इसकी? है। जीरो, लीगल फीस कोई नहीं अच्छा होती। अच्छा, हाँ जी, हाँ। ठीक 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 ठीक। ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो आगे चलते हैं, स्लाइड को हमें पूरा सर करना है। इसमें एक चीज पूछना था बोलो, सर। बोलिए बोलिए सर बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, शॉप रजिस्टर में अगर सर्टिफिकेट ले लिया फॉर्म 3, उसके बाद दुकान अगर बंद कर तो रमजान, फिर आपकी आवाज ना साफ नहीं आ रही है। रमजान, आपकी सर आवाज ये मैं समझ बंद नहीं पा करने के लिए क्या रमजान दोबारा बोलो, मैं नहीं सुन पाया आपको। रमजान बोलिए। रमजान की आवाज नहीं आ रही है, आगे चलते हैं। ओके, हमने अभी डिस्कस किया कि हाउ टू ओपन प्रोप्राइटरशिप फर्म, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। अब आगे डिस्कस करते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म यानी कि एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कैसे रजिस्टर होगी। इसके ऊपर अभी हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस आपको अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ, आइडिया एक लग जाएगा कि इसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा ऑनलाइन होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म के लिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है, www.mca.gov.in। एलएलपी हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, वो दोनों इन्हीं साइट पे जाकर के रजिस्टर होती है। इसका वैसे प्रोसेस समझा देता हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में 1500 रुपये का खर्चा आता है, आप अपनी फीस 10,000 12,000 चार्ज कर सकते हो। और एलएलपी बनाने में कोई 5 से 7 दिन का समय लगता है। इसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हमें नेम अप्लाई करना पड़ता है। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, फर्क होता है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड में 8-10 दिन लग जाते हैं, एलएलपी 5-7 दिन में बन जाती है। दोनों का प्रोसेस सेम है। इनमें सबसे पहले हमें नेम रिजर्व करना होता है। एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपनी मनमर्जी का नाम नहीं रख सकते। आप बोल दो जी मेरी कंपनी का नाम है शुभम एंड कंपनी, ये नाम रख दो, मेरी फर्म बना दो एलएलपी, नहीं होगा। एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में आप हमेशा अपने क्लाइंट से पहले कोई दो नाम मांगोगे, दो, ओनली टू। ये दोनों नाम उसकी प्रेफरेंस के होंगे, पहली प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस। इन दोनों नामों को हम आगे डिपार्टमेंट को भेजेंगे। डिपार्टमेंट एक दिन में, कभी कभी मैक्सिमम 2 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब दे देता है कि आपको ये दोनों नामों में से कौन सा नाम मिल रहा है या दोनों ही नहीं मिल रहे। अगर दोनों ही नहीं मिल रहे, फिर आप उनको अगले बार नए 2 नाम दोगे। फिर आप उन दोनों नामों में से डिपार्टमेंट देखेगा कि आपको उन दोनों में से कौन सा नाम देना। ये प्रक्रिया सबसे पहला स्टेप होता है एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। आप अपना मनमर्जी का नाम नहीं रख सकते। हाँ, आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि ये नाम बता दो। अप्रूवल हमें डिपार्टमेंट आरओसी से लेना पड़ता है। आरओसी जब अप्रूव कर देता है, हमें एक नाम मिल जाता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होती है।
उसमें आगे कैसे रजिस्ट्रेशन होगा नहीं होगा, उसके लिए अभी अभी ये सही समय नहीं है। ठीक है, अभी बस आपको एक ओवरऑल आइडिया देना था कि लिमिटेड लाइबिलिटी या पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी आप रजिस्टर कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस में आओगे। ऑनलाइन होगा, इतनी उसकी फीस रहेगी और इतने दिनों में वो आ जाता है। मेन आपको भी इतना इतना समझाना था ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि ये सारे काम भी आप आने वाले समय में खुद से करोगे। अभी आपने कुछ और पूछना है? सर मैं प्रोप्राइटरशिप में पूछ रहे थे सर, शॉप एंड फॉर्म 3 वाला। हाँ पूछो। वो अगर दुकान या शॉप अगर मान लो क्लोज हो जाए तो फिर उस फॉर्म 3 को क्लोज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा? फॉर्म 3 जी, ये कौन सा फॉर्म है? वही शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्टर, प्रोप्राइटरशिप का जो रजिस्ट्रेशन बोल रहे थे। नहीं, आप उसका शॉप एंड फॉर्म 3 क्यों बोल रहे हो? वही पूछ रहे थे वो अच्छा, शॉप एंड मुझे वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट। नहीं नहीं, उसमें फॉर्म 3 नहीं, उसमें फॉर्म होते हैं F&B। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आते हैं ना, उन फॉर्म का नाम जी, होता है फॉर्म नंबर F एंड फॉर्म नंबर B। F&B बोलते अच्छा हैं। ओके, अगर अच्छा। आपका सवाल ये था कि अगर हमने फर्म बंद कर दी, अगर हमने फर्म बंद कर दी तो बंद कर दी, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म में। ये सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप मान लो LLP है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसे हमें बकायदा डिपार्टमेंट में कागजात भेज करके, ऑनलाइन होता है सब कुछ, ऑनलाइन अपलोड होता है, भेज करके हमें सब क्लोज करवाना पड़ता है। जब तक डिपार्टमेंट की अप्रूवल नहीं आती क्लोजिंग की, हमें जी, उसका कंप्लायंस कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। हम अपनी मनमर्जी से प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं कर सकते। हमें बंद करने के लिए बकायदा एक प्रोसीजर होता है, कागजात होते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट को भेजने होते हैं। डिपार्टमेंट की बकायदा अप्रूवल आती है, कैंसलेशन का ऑर्डर आता है रिटर्न में, वो कैंसलेशन का ऑर्डर आता है, उसके बाद फर्म हमारी बंद होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता। आपने जब अपनी फर्म बंद करना चाहें आप बंद कर सकते हैं। ले शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में आप चाहे रजिस्टर भी हैं तो भी कोई आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में कोई किसी तरह की अप्रूवल नहीं लेना है फर्म को बंद करने के लिए। लेकिन अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म में GST का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ध्यान रहे मैं GST की बात कर रहा हूँ, GST का जी, अगर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पर, तो आपको GST का कैंसलेशन करवाना जरूरी है। उसका एक प्रोसीजर होता है ऑनलाइन, GST कैंसलेशन का ऑर्डर आता है, ऑर्डर लिए बिना हम GST फर्म को बंद नहीं कर सकते। ठीक है जी, और कुछ ओके, थैंक क्लियर है? यू। जी, यस सर। ओके, मैं अभी क्लास बंद करने लगा हूँ फिलहाल के लिए। अगला टॉपिक हमारा मोस्ट प्रोबेबली इनकम टैक्स के ऊपर होगा। हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर अब जाएंगे। और मेरी ये एक विश भी है, और मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने आप को इनकम टैक्स रिटर्न का आप लोग ये काम करते हैं, ये सब आप लोगों को अगर बताना शुरू कर देंगे तो फायदेमंद रहेगा। कि लोगों की अगर क्वेरीज आएंगी तो आप लोगों को पता लगेगा कि करना कैसे है। तो जो भी अगर ये पीरियड में पहले बोल चुका हूँ, जून से लेकर के नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का टाइम है। अगर आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अभी करना चाहते हो, लोगों की, अपनी नहीं, लोगों की बात कर रहा हूँ एज ए कंसल्टेंट, तो मेरे को आप लोग डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। मैं फोन पे समझा दूंगा कि क्या क्या सवाल जवाब करने, क्लास में तो हम करेंगे ही, लेकिन कोई मान लो कल से ही या दो दिन बाद से ही इमीडिएटली शुरू करना चाहता है, मैं फोन पे उनको समझा दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप अपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों यारों की रिटर्न वगैरह मेरे ऑफिस से भरवा सकते हो। ओके, मेरे ऑफिस में रिटर्न भरी जाएंगी। डॉक्यूमेंट क्या लेने हैं, बात क्या करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बात आप करिए। कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ होती है, मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरा सजेशन है, इनकम टैक्स रिटर्न से अपना काम शुरू कीजिए। चाहे अभी आप कोई भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो भी अपने आप को इनकम टैक्स रिटर्न कंसल्टेंट लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। उनको बोलिए कि मैं ये काम करता हूँ, हमारा ऑफिस मोहाली में हमारा हेड ऑफिस है, वहां से हमारा काम होता है। आप ऐसे बोल करके अब उनका काम ले सकते हो।
अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना, पहले मैं उनको फोन पे समझा दूंगा कि क्या क्या सवाल जवाब हो सकते हैं। बहुत इजी है, 10-15 मिनट 20 मिनट का मैं आपको समझा दूंगा और आप लोग कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। ओके, अब मैं क्लास को फिनिश करूंगा। अगला टॉपिक हमारा इनकम टैक्स के ऊपर होगा। वो कब होगा वो मैं आपको बताऊंगा। हमारी एक हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासेस हुआ करेंगी, 2 दिन, कभी 1 दिन के गैप में भी हो जाएंगे, कभी 2 दिन के गैप में, लेकिन हफ्ते में 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्लास ही होंगी। और मेरी एक और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये इस वीडियो को भी मैं रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डालूंगा आप, और इसकी जो पीपीटी है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उसको ज़रूर गो थ्रू करिए। नहीं कुछ, और जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं माइंड पे उसी समय उसको लिख के रख लो, ताकि आप मेरे को अगली क्लास में पूछ सको, या फिर चाहिए तो उसी समय इमीडिएटली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट थी सर, आप रेगुलर क्लास से ले लेते तो वो अच्छा रहता सर, फिर जल्दी रेगुलर अपना निमट क्लासेस जाता सर। पॉसिबल नहीं हो पाएंगी इसमें। आप लोग एक तो हमें भागेंगे ना, तो एक तो आप चीजें समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये चीजें जी ना नहीं सर। आगे हो और ज्यादा थोड़ी सी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होंगी। वो नहीं ऐसे आएंगे, अच्छा ये ह्यूमन स्वभाव है, समझो इस बात को। एक एक ही आज ये करवाया कल कुछ करवाया, क्लासेस रोज बढ़ती जाएंगी और पीछे का सब माइंड वॉश होता रहेगा, तुम्हारा साफ होता रहेगा, वो नई बात नहीं बनेगी। सर, वो तो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन भी होगी तो वो देख लेंगे। अगर आप एक फ्लो में करा देते, आप अभी हमारा अच्छी तरह हफ्ते लेके में चल रहे हो सर, 3 या आपकी 4 सभी बातें क्लासेस समझ में आ रही है। हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस का ही फ्लो बनेगा, ये बेस्ट फ्लो होता है। डेली क्लासेस का फ्लो अच्छा नहीं होता है। मैंने जो सीए की पढ़ाई करी है ना, हम हमारी भी 3 या 4 क्लासेस होती थी हफ्ते में, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, इस तरह से होता था। ये जरूरी है चीजें। ओके, इसके अलावा मुझे अपना शेड्यूल भी देखना होता है ना, तो सारी चीजें कंसीडर करने के बाद ही बोल रहा हूँ मैं आपको, जब ऐसा या फिर पॉसिबल ऐसे करो होगा। ना सर, सर मुझे लगता है मैम भी सीए हैं, तो कभी मैम ले लें पर एक कंटिन्यूटी बनी रहे, कभी आप ले लें। मैम सीए नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अभी आप जी इस जो मैंने बोला आप इस पे ध्यान दो। और मैंने जो रिटर्न वाली बात बोली है, मैं बहुत सीरियस हूँ उसके ऊपर। आप प्लीज उसके ऊपर जिसको चाहिए मेरे को चाहे बाद में फोन करके पूछ लेना कैसे क्या होगा। वो पूरी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो मैं कह रहा हूँ। रिटर्नों का काम आप अभी शुरू कर सकते हो। ओके। जी ओके बाय। सर।